सिद्धू एक महंगे कैफे में बैठा था। उसने अभी अभी 5,000 रुपए का ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था। टेबल पर पैनकेक्स, ऑमलेट, जूस और कॉफी का ढेर लगा था। वाह! सिद्धू ने एक बाइट लेते हुए कहा। पैसा सच में खाने का स्वाद बदल देता है। आसपास के लोग उसे घूर रहे थे। उसकी फटी हुई कोट और अजीब सी आभा ऑरा लोगों का ध्यान खींच रही थी। लेकिन सिद्धू का ध्यान कहीं और था। वह अपनी परछाई से बात कर रहा था। बेशक मन ही मन में, वरना लोग उसे पागल समझते। दक्ष, तुम्हें भूख लगती है? परछाई में कोई हलचल नहीं हुई। दक्ष एक वफादार मूर्ति की तरह शांत था। बोरिंग, सिद्धू ने कॉफी की चुस्की ली। इद्रिस नाम ही ठीक था क्या? दक्ष थोड़ा ज्यादा संस्कारी लगता है। परछाई में हल्की सी सिहरन हुई, जैसे दक्ष कह रहा हो, मालिक, जो आपको ठीक लगे। नाश्ते के बाद सिद्धू बाहर निकला। सीपी की सड़कों पर भीड़ थी। उसने देखा एक गोलगप्पे वाला खड़ा है। सिद्धू के कदम अपने आप मुड़ गए। चाहे आप एस रैंक हंटर बन जाओ या भगवान, दिल्ली का लौंडा गोलगप्पे देखकर नहीं रुक सकता। भैया, एक प्लेट लगाना। तीखा ज्यादा। जैसे ही सिद्धू ने दोना प्लेट हाथ में लिया, भीड़ में से किसी ने उसे धक्का मार दिया। सिद्धू का हाथ हिल गया और गोलगप्पे का पानी उसकी नई शर्ट पर गिरने ही वाला था। अचानक सिद्धू की परछाई से एक काला हाथ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और पानी की बूंद को हवा में ही पकड़ लिया। आसपास किसी ने नोटिस नहीं किया, सिवाय एक छोटे बच्चे के जो अपनी मां की गोद में था। बच्चा उस काले हाथ को देखकर ताली बजाने लगा। सिद्धू ने जल्दी से इधर-उधर देखा। अबे दक्ष, पागल है क्या? सिद्धू ने मन में डांटा। खुलेआम जादू दिखाएगा। दक्ष ने मन में माफी मांगी। मालिक के कपड़ों पर दाग लगना मेरी असफलता होती। सिद्धू ने हंसते हुए सिर हिलाया। पागल फौज मिली है मुझे। शाम को सिद्धू डीएलएफ एम्पोरियो मॉल गया। यह दिल्ली का सबसे महंगा मॉल था। वह एक लग्जरी सूट की दुकान में घुसा। सेल्समैन ने उसके फटे कपड़े देखे और नाक सिकोड़ी। सर, यह दुकान मेंबर्स के लिए है। बाहर सेल लगी है, आप वहां देख सकते हैं। पुराना सिद्धू शायद चुपचाप चला जाता। नया सिद्धू मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से कासाका का जहरीला खंजर, जो अब इन्वेंट्री में था, नहीं निकाला, बल्कि अपना ब्लैक कार्ड, हंटर एसोसिएशन का डेबिट कार्ड निकाला। मुझे यह पूरी रैक चाहिए। साइज 40। सेल्समैन की आंखें कार्ड पर बने सुनहरे हंटर लोगों को देखकर फट गईं। जी सर, अभी पैक करता हूं। चाय कॉफी लेंगे सर? आधे घंटे बाद सिद्धू मॉल से बाहर निकला। उसने एक शानदार इटालियन नेवी ब्लू सूट पहन रखा था। बाल सेट थे। उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। या यूं कहें, उसके हाथों में नहीं थे। अगर कोई गौर से देखता तो उसे दिखता कि शॉपिंग बैग्स हवा में थोड़ा अजीब तरह से तैर रहे थे। दरअसल दो छोटे छाया सैनिक, शैडो सोल्जर्स, अदृश्य होकर स्टेल्थ मोड में उसके पीछे पीछे बैग्स उठाकर चल रहे थे। अरे थोड़ा ऊपर उठाओ, सिद्धू ने धीरे से बुदबुदाया। बैग जमीन पर घिसट रहा है। एक छाया सैनिक ने बैग थोड़ा ऊपर किया। सिद्धू ने एक गहरी सांस ली। जिंदगी हो तो ऐसी। वह पार्किंग में पहुंचा। उसने अभी तक कार नहीं खरीदी थी, लेकिन उसकी नजर एक शोरूम में खड़ी काली मर्सिडीज जी वैगन पर पड़ी। दक्ष, तुम्हें क्या लगता है हमारी सवारी कैसी होनी चाहिए? परछाई में से एक फीलिंग आई, मालिक, आप घोड़े,
कैसेल पर ज्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन यह लोहे का डिब्बा भी ठीक है। लोहे का डिब्बा? सिद्धू हंसा। उसने शोरूम की तरफ कदम बढ़ाए। चलो आज इस लोहे के डिब्बे को ही खरीद लेते हैं। अगले दिन उसे आज कोई प्रैक्टिस नहीं करनी थी, बस किसी रेड में शामिल होना था। बस उसने फोन चेक किया, वह जेड रैंक की आवश्यकता थी सिर्फ सामान उठने के लिए, तो उसने वह ज्वाइन कर ली। थोड़े दिन बाद स्थान नोएडा सेक्टर 18 गेट के बाहर। समय सुबह 10 बजे। सिद्धू शर्मा अपनी नई ब्लैक जी वैगन से उतरा। उसने आज सूट नहीं बल्कि एक सिंपल ब्लैक टी शर्ट और कार्गो पैंट पहन रखी थी। उसके पास कोई हथियार नहीं दिख रहा था, सब इन्वेंट्री में थे। वह यहाँ किसी बड़े मिशन के लिए नहीं बल्कि एक रैंडम रेड में टाइम पास करने आया था। उसे देखना था कि आम हंटर्स आजकल कैसे काम करते हैं। गेट के पास 8 से 10 हंटर्स का ग्रुप खड़ा था। ज्यादातर लोग थके हुए पुराने गियर में थे। ये वो हंटर्स थे जिन्हें किसी बड़े गिल्ड ने नहीं लिया था। लेकिन उन सब के बीच एक लड़का अलग ही चमक रहा था। उसका नाम था आर्यन गोयनका, रैंक डी। उसने जो कवच आर्मोर पहना था वह इतना महंगा और चमकदार था कि धूप में देखने पर आंखों में चुभ रहा था। हीरे जड़ी हुई ढाल, सोने की परत चढ़ी तलवार और हेलमेट, ऐसा जैसे किसी शादी में दूल्हा बनकर आया हो। सिद्धू ने उसे देखा और मन में हंसा। दक्ष, देख रहे हो? इसे कहते हैं चलता फिरता एटीएम। परछाई में दक्ष ने सहमति में सिर हिलाया। रेड लीडर जग्गी पाजी, सी रैंक टैंकर, ने ताली बजाई। ओए चलो सब लोग, टीम पूरी हो गई है। आज का डंजन मकड़ियों स्पाइडर्स का है। सब मेरे पीछे रहना। जग्गी की नजर बार बार आर्यन के महंगे कवच पर जा रही थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। स्थान डंजन के अंदर। गुफा अंधेरी और सीलन भरी थी। दीवारों पर चिपचिपे जाले लगे थे। आर्यन गोयन का सबसे पीछे चल रहा था, डर के मारे कांपते हुए। सिद्धू उसके ठीक बगल में चल रहा था, जेब में हाथ डाले हुए। आर्यन ने घबराहट में बातचीत शुरू की। हेलो भाई, मेरा नाम आर्यन है। तुम बिना कवच के आए हो? सिद्धू ने उसे देखा। जरूरत नहीं पड़ती। आर्यन, ओह, कॉन्फिडेंस। वैसे मैं डी रैंक हूं। मेरे डैड ने कहा था कि खुद का गिल्ड बनाने के लिए मुझे 20 रेड्स पूरी करनी होंगी। ये मेरी 5वीं रेड है। सिद्धू समझ गया। यह लड़का अमीर है और इसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। हम्मा, सिद्धू ने बस इतना कहा। तभी टीम एक बड़े हॉल में पहुंची। वहां हजारों चमकदार जादुई पत्थर, मना क्रिस्टल्स, दीवारों पर लगे थे। वाह, जैकपॉट, जग्गी पाजी चिल्लाया। लेकिन तभी ऊपर से सरसराहट हुई। छत से सैकड़ों विशाल मकड़ियां, जायंट स्पाइडर्स, नीचे उतरने लगीं। जग्गी और उसके 5 साथियों ने अचानक अपनी ढालें नीचे कर लीं और बाहर निकलने का रास्ता पत्थरों से बंद कर दिया। वे गेट की तरफ नहीं बल्कि एक सुरक्षित कोने में छिप गए। जग्गी हंसा। ओए अमीरजादे, और तू काला शर्ट वाला, तुम दोनों यहीं रुको और मकड़ियों का ध्यान भटकाओ। हम तब तक ये पत्थर निकाल कर भागते हैं। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या पाजी, ये क्या मजाक है? हम मर जाएंगे। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसके हाथ इतना कांप रहे थे कि तलवार गिर गई। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जितना चाहिए ले लो। मुझे जाने दो। जग्गी ने थूकते हुए कहा। मरने के बाद तेरा कवच और पैसा वैसे भी मेरा हो जाएगा।
अब चुपचाप मर। मकड़ियां आर्यन की तरफ लपकीं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सॉरी पापा, मैं गिल्ड मास्टर नहीं बन पाया। 1 सेकंड बीता। 2 सेकंड बीते। आर्यन को दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से एक आंख खोली। उसके ठीक सामने सिद्धू खड़ा था। सिद्धू ने एक हाथ से मकड़ी का वार नहीं रोका था, बल्कि मकड़ियां सिद्धू के चारों ओर एक घेरा बनाकर रुक गई थीं। वे कांप रही थीं। वे हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। सिद्धू ने जग्गी की तरफ देखा। हर बार वही कहानी, सिद्धू ने ऊबते हुए कहा। लालच, धोखा और फिर मौत। तुम लोग कुछ नया क्यों नहीं करते? जग्गी ने अपनी कुल्हाड़ी तानी। तू ज्यादा हीरो मत बन, तुझे भी मार दूंगा। सिद्धू ने अपनी उंगली उठाई। दक्ष। सिद्धू की परछाई, जो मशाल की रोशनी में दीवार पर पड़ रही थी, अचानक बाहर निकल आई। 7 फीट लंबा काला शूरवीर दक्ष जग्गी के ठीक पीछे प्रकट हुआ। जग्गी पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। भभूत। दक्ष ने अपनी तलवार नहीं निकाली। उसने बस जग्गी की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा दिया। बाकी साथी जो पत्थर चुरा रहे थे, डर के मारे पैंट गीली कर बैठे। सिद्धू ने आर्यन की तरफ मुड़कर पूछा, इनका क्या करना है? नियम तो यही कहता है कि डंजन में जो होता है वो डंजन में ही रहता है। आर्यन जमीन पर बैठा, फटी आंखों से यह सब देख रहा था। एक साधारण दिखने वाला लड़का, जिसने एक उंगली हिलाकर पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया। आर्यन, तुम एस रैंक हो क्या? सिद्धू मुस्कुराया। दक्ष, इन्हें बाहर फेंक दो और इनका सारा गियर छीन लेना, नंगा करके भेजना। दक्ष ने जग्गी को एक गेंद की तरह गुफा के बाहर फेंक दिया। बाकी साथी अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर भाग गए। मकड़ियां अभी भी फुफकार रही थीं। सिद्धू ने उनकी तरफ हाथ हिलाया। स्किल रूलर्स अथॉरिटी। एक झटके में सारी मकड़ियां दीवारों से पिचक गईं। सिद्धू ने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया। उठ जाओ आर्यन गोयनका, सूट गंदा हो जाएगा। आर्यन ने कांपते हाथों से सिद्धू का हाथ पकड़ा। भाई, तुमने मेरी जान बचाई। मैं आर्यन गोयनका कंस्ट्रक्शन का वाइस प्रेसिडेंट। सिद्धू, पता है, तुमने 10 बार बताया। आर्यन ने अपनी धूल झाड़ी। उसकी आंखों में अब डर की जगह भक्ति, एडमिरेशन ने ले ली थी। उसे समझ आ गया था कि उसके सामने कौन खड़ा है। एक ऐसा इंसान जो अकेले पूरी फौज के बराबर है। आर्यन भाई सुनो, मुझे 15 और रेड्स करनी है गिल्ड लाइसेंस के लिए, लेकिन कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कमजोर हूं और अमीर हूं। सब मुझे लूटना चाहते हैं। आर्यन ने सिद्धू के पैर पकड़ने की कोशिश की, थोड़ा ड्रामा करते हुए। प्लीज, मेरे साथ टीम बना लो। मैं तुम्हें पे करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बिल्डिंग दे दूंगा। अरे, जो मांगोगे वो दूंगा। बस मेरे साथ रेड्स पूरी करवा दो। सिद्धू रुका। उसे अपना गिल्ड अहजीन गिल्ड जैसा बनाने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो भरोसेमंद हो और जिसे मैनेजमेंट आता हो और जिसके पास पैसा हो। आर्यन परफेक्ट था। सिद्धू बिल्डिंग। आर्यन, हाँ। साउथ दिल्ली में ऑफिस और सारी रेड्स का खर्चा मेरा, और रेड्स से मिलने वाला सारा माल, क्रिस्टल्स, तुम्हारा। सिद्धू ने मुस्कुराते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। डील पक्की आर्यन। उसने आर्यन के चमकदार कवच को खटखटाया। लेकिन अगली बार ये डिस्को बॉल वाला कपड़ा मत पहनना, मेरी आंखों में चुभता है।
आर्यन खुशी से उछल पड़ा। पक्का भाई, आज से तुम मेरे बड़े भाई, बिग ब्रदर। स्थान गोयनका कंस्ट्रक्शन हेड ऑफिस। समय अगले दिन सुबह। आर्यन गोयनका ने अपने पिता के ऑफिस में बैठकर फोन घुमाया। हेलो, हंटर एसोसिएशन। हाँ, मैं आर्यन गोयनका बोल रहा हूं। उसने अपनी टांगे टेबल पर रख दी। नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में जितने भी सी रैंक गेट्स की नीलामी ऑक्शन हो रही है, सब खरीद लो। कीमत? अरे जो भी है, चेक भिजवा रहा हूं। फोन रखने के बाद आर्यन ने सिद्धू की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। भाई, मैंने अगले 2 हफ्तों के लिए 18 गेट्स बुक कर लिए हैं। कोई लाइन नहीं, कोई इंतजार नहीं। हम सीधा घुसेंगे और खेल खत्म। सिद्धू ने चाय की चुस्की ली। बढ़िया, लेकिन एक समस्या है। सी रैंक गेट में घुसने के लिए कम से कम 10 लोगों की टीम चाहिए होती है। हम सिर्फ 2 हैं। आर्यन ने शरारती मुस्कान दी। उसका भी इंतजाम हो गया है भाई। स्थान गेट नंबर 1, फरीदाबाद, औद्योगिक क्षेत्र। गेट के बाहर एक अजीब सा नजारा था। वहां 8 लोग खड़े थे। इनमें से कोई लंगड़ा कर चल रहा था, तो कोई बीड़ी पी रहा था। कोई कॉलेज का स्टूडेंट था जिसे पॉकेट मनी चाहिए थी, तो कोई रिटायर्ड हंटर जो शराब के नशे में था। ये वो लोग थे जिन्हें आर्यन ने बस खड़े रहने के लिए हायर किया था। आर्यन ने सबको समझाया। सुनो सब लोग, तुम्हें गेट के अंदर जाना है, लेकिन लड़ना नहीं है। तुम्हें बस एंट्री करनी है, गेट के पास कोने में बैठना है, ताश खेलो, लूडो खेलो या सो जाओ। जब हम वापस आएं तो चुपचाप बाहर निकल जाना। पर हेड 10,000 रुपए मिलेंगे। और मुंह बंद रखने का बोनस अलग से। उन 8 लोगों की आंखें चमक गईं। अरे मालिक, जान दे देंगे आपके लिए। बस बैठना ही तो है। सिद्धू ने आर्यन को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। जुगाड़ू हो तुम। गेट के अंदर स्टोन गोलेम्स का इलाका। जैसे ही वे अंदर घुसे, सिद्धू ने उन 8 लोगों को गेट के पास ही रोक दिया। यहीं रुको। अगर कोई हिला तो मेरी परछाई उसे खा जाएगी। दक्ष एक पल के लिए अपनी लाल आंखें चमकाकर बाहर निकला, जिसे देखकर वो 8 लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। सिद्धू और आर्यन आगे बढ़े। सामने पत्थरों से बने विशाल राक्षस गोलेम्स थे। सिद्धू ने अपनी जेब में हाथ डाला। दक्ष, जाओ, तोड़फोड़ मचा दो। स्किल कमांडर्स टच। दक्ष अपनी बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ा। उसकी काली तलवार ने हवा को चीरा और एक ही वार में विशाल पत्थर के राक्षसों को कंकड़ पत्थर में बदल दिया। बूम बूम, क्रैश। सिर्फ 10 मिनट, पूरा डंजन साफ हो गया। सिद्धू एक पत्थर पर बैठ गया। हो गया काम। अब माल उठाओ। आर्यन ने अपना 50 लाख का इटालियन कवच आर्मोर पहना हुआ था। उसने हाथ में एक कुदाल पिकैक्स पकड़ी। जी भाई। और फिर शुरू हुआ वह नजारा जिसे देखकर कोई भी हंस पड़ता। अरबती बाप का बेटा, जो प्राइवेट जेट में घूमता है, वो अब पसीने में लथपथ होकर जमीन से जादुई पत्थर मना स्टोन्स खोद रहा था। खट खट खट। आर्यन भाई, ये वाला बड़ा है। इसकी कीमत 2 लाख होगी। सिद्धू, जल्दी हाथ चलाओ, अगला गेट भी जाना है। आर्यन ने माथे से पसीना पोंछा। उसे अजीब सी खुशी हो रही थी। आज तक सबने उसे उसके बाप के नाम से जाना था। आज वह अपनी मेहनत, भले ही पत्थर उठाने की हो, कर रहा था।
और सबसे बड़ी बात, सिद्धू भाई जैसा कोई उसके साथ था। लगातार 5 दिन, सुबह से शाम तक, सिद्धू और आर्यन एक गेट से दूसरे गेट पर जाते। सीन 1। गेट के अंदर सिद्धू एक चट्टान पर लेटकर मोबाइल पर गेम खेल रहा है। दक्ष और परछाई सेना, शैडो आर्मी, राक्षसों को काट रही है। आर्यन पीछे एक बड़े बोरे में पत्थर भर रहा है और गा रहा है, अपना टाइम आएगा। सीन 2। गेट के बाहर वो 8 किराए के हंटर्स पिकनिक मना रहे हैं। एक आदमी समोसे तल रहा है, दूसरा मोबाइल पर रील बना रहा है। तभी गेट खुलता है। सिद्धू और आर्यन बाहर आते हैं। सिद्धू बिल्कुल साफ सुथरा, आर्यन धूल और मिट्टी में सना हुआ, लेकिन चेहरे पर बड़ी मुस्कान। आर्यन, पाजी, समोसे तैयार हैं? भूख लगी है। हंटर कम्युनिटी में हलचल। हंटर एसोसिएशन के फोरम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेज उड़ने लगे थे। यूजर_किलर बी, भाई सुना है कोई पागल जोड़ी घूम रही है। सी रैंक गेट को 20 मिनट में साफ कर देते हैं। दिल्ली हंटर 01 था। गोयनका का लड़का है और साथ में कोई नया बंदा है। वो बंदा तो लड़ता भी नहीं दिखता, बस वॉक करता है। अनोनिमस, मैंने सुना है वो नया बंदा मैजिक बीस्ट्स को पालतू बनाता है। क्या वो टेमर है? अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। लेकिन किसी को सिद्धू का नाम या रैंक ठीक से नहीं पता था। 15वां गेट पूरा करने के बाद सिद्धू और आर्यन एक ढाबे पर बैठे थे। सिद्धू ने अपना स्टेटस विंडो खोला। लेवल 55, शैडो स्टोरेज 85/100। उसने इन पिछले हफ्तों में कई नए सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया था। टैंक शैडोज, स्टोन गोलेम्स की आत्माएं। बचाव के लिए बेस्ट, जादूगर शैडोज, मेज शैडोज, फायरबॉल फेंकने वाले कंकाल। सिद्धू ने लस्सी का गिलास उठाया। आर्यन, तुम्हारी 20 रेड्स कब पूरी होंगी? आर्यन ने चिकन की टांग चबाते हुए कहा, बस 2 बची हैं भाई। परसों तक मेरा लाइसेंस पक्का, फिर हम अपना गिल्ड रजिस्टर करेंगे। नाम सोचा है आपने? सिद्धू ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, अजिन एहजीन नहीं, कुछ भारतीय रखते हैं। छाया गिल्ड नहीं, ज्यादा सिंपल है। आर्यन ने उत्साहित होकर कहा, भाई सोलो गिल्ड कैसा रहेगा? क्योंकि काम तो आप सोलो अकेले ही करते हो, हम तो बस सामान ढोने वाले हैं। सिद्धू हंसा, सोलो बुरा नहीं है। तभी ढाबे के टीवी पर एक न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, एस रैंक हंटर राजन मलिक, व्हाइट टाइगर, ने ऐलान किया है कि वह लाल किले की घटना की जांच खुद करेंगे। उनका कहना है कि किसी ने उनके भाई की गिल्ड का अपमान किया है। आर्यन के हाथ से चिकन गिर गया। भाई, ये तो राजन मलिक है। द बीस्ट, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? सिद्धू ने लस्सी का गिलास खाली किया और मेज पर रखा। उसे आने दो आर्यन। सिद्धू की परछाई में से दक्ष ने अपना सिर उठाया। जंगल में शेर एक ही होता है, और वो मैं हूं। स्थान, अरावली की पहाड़ियां, गुड़गांव के पास, सुनसान इलाका। समय, दोपहर के 2 बजे। सूरज सिर पर था, गर्मी 40 डिग्री थी। पहाड़ियों के बीच एक पुराना, खंडहर हो चुका स्कूल था। उसके गेट पर एक नीला पोर्टल, ब्लू पोर्टल, चमक रहा था। आर्यन गोयनका अपनी घड़ी देख रहा था। बस भाई, यह 20वां गेट है। इसके बाद मैं ऑफिशियल गिल्ड मास्टर
और फिर हम अपना सोलो गिल्ड रजिस्टर करेंगे। आर्यन ने अपनी नई खरीदी हुई जैकेट की जिप ऊपर की। चलो लड़कों, अंदर चलो, आज पार्टी मेरी तरफ से। वही 8 किराए के हंटर्स हंसते खेलते अंदर चले गए। उन्हें लगा यह भी पिछले 19 गेट्स की तरह पिकनिक होगी। सिद्धू सबसे आखिर में था। उसने गेट को देखा। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। दक्ष, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? परछाई में बैठे दक्ष ने बेचैनी दिखाई। मालिक, इस गेट की गंध अलग है। सिद्धू ने कंधे उचकाए। शायद गर्मी ज्यादा है। और उसने अंदर कदम रख दिया। जैसे ही सिद्धू ने पोर्टल पार किया, उसे उम्मीद थी कि वह किसी गुफा या जंगल में होगा। लेकिन उसके चेहरे पर ठंडी हवा का एक तेज थपेड़ा लगा। इतनी ठंडी हवा कि उसकी पलकों पर बर्फ जम गई। ये क्या है? आर्यन की आवाज कांप रही थी। सिद्धू ने आंखें खोलीं। वे किसी गुफा में नहीं थे। वे एक घने बर्फीले जंगल, स्नो फॉरेस्ट के बीच खड़े थे। आसमान में सूरज नहीं था, बस एक धुंधला सा सफेद उजाला था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिन पर बर्फ लदी थी। तापमान -20 डिग्री से भी नीचे था। बर्फ। गुड़गांव में बर्फ। किराए के हंटर्स बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने सिर्फ टी शर्ट पहन रखी थी। भैया, ये एसी किसने चलाया? सिद्धू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। जहां से वे आए थे वहां कोई पोर्टल नहीं था। सिर्फ पेड़ों की कतार थी। रास्ता गायब हो चुका था। सिद्धू के सामने सिस्टम की एक लाल चेतावनी आई। चेतावनी, रेड गेट, रेड गेट। यह गेट बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, बॉस को मारें या मर जाएं। डंजन रैंक B अनुमानित। सिद्धू ने गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके फेफड़ों में चुभी। रेड गेट, उसने बुदबुदाया। किस्मत हो तो ऐसी। आखिरी दिन पर जैकपॉट लग गया। आर्यन दौड़कर सिद्धू के पास आया। उसके दांत किटकिटा रहे थे। भाई, गेट बंद हो गया। हम फंस गए। और यहां इतनी ठंड क्यों है? सिद्धू ने अपनी इन्वेंटरी से कुछ गर्म कपड़े और कोट निकाले जो उसने शॉपिंग के दौरान खरीदे थे, और आर्यन व बाकी लोगों की तरफ फेंके। इसे पहन लो और एक दूसरे के करीब रहो। तभी पेड़ों के पीछे से सरसराहट हुई। झाड़ियों में सफेद परछाइयां हिलने लगीं। और अंधेरे में दर्जनों सफेद आंखें चमकने लगीं। दर एक गहरी गूंजती हुई दहाड़ ने जंगल को हिला दिया। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय जानवर बाहर निकला। यह एक सफेद भालू, आइस बियर, था। लेकिन यह कोई आम भालू नहीं था। यह एक हाथी के बराबर बड़ा था। उसके पंजे लोहे के बने हुए लग रहे थे और मुंह से भाप निकल रही थी। और वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 10, 20, 30 आइस बियर्स का पूरा झुंड था। किराए के हंटर्स चीख पड़े, राक्षस, भागो! लेकिन भागने की जगह नहीं थी। बर्फ में उनके पैर धंस रहे थे। भालुओं का लीडर अल्फा बियर सबसे आगे था। उसने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर दहाड़ मारी और सीधे आर्यन की तरफ लपका। आर्यन डर के मारे जम गया। भाई! सिद्धू अपनी जगह से हिला नहीं। उसने बस अपनी जेब में हाथ डाला। दक्ष! श्वा! सिद्धू की परछाई बर्फ पर फैल गई। उस परछाई से एक काला हाथ निकला जिसने हवा में ही उस विशाल भालू के पंजे को पकड़ लिया। दक्ष बाहर आया।
बर्फ के उस सफेद मैदान में उसका काला कवच, जेट ब्लैक आर्मोर, किसी दुःस्वप्न जैसा लग रहा था। दक्ष ने भालू के पंजे को मरोड़ दिया। कड़क! भालू दर्द से चिल्लाया। दक्ष ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस विशाल लीडर भालू का सिर धड़ से अलग कर दिया। गर्म खून बर्फ पर बिखर गया। बाकी भालू रुक गए। उनका लीडर 1 सेकंड में मारा गया था। सिद्धू आगे बढ़ा। उसने मरे हुए लीडर भालू की लाश को देखा। काफी बड़ा है और ताकतवर भी। सिद्धू मुस्कुराया। तुम्हें यहीं छोड़ना बर्बादी होगी। सिद्धू ने अपना हाथ फैलाया। जागो अराइस। वुश! मरे हुए भालू की लाश से काला धुआं निकला। बर्फ फट गई और एक विशाल छाया भालू, शैडो बियर, बाहर निकला। यह पहले से भी बड़ा था। इसके शरीर पर अब काले धुएं के बाल थे और सीने पर नीली चमक थी। भालू ने सिद्धू के सामने सिर झुका दिया। छाया सैनिक प्राप्त, टैंक। रैंक एलीट बीस्ट। सिद्धू ने उसके माथे पर थपकी दी। तुम्हारा नाम टैंक है, क्योंकि तुम मेरे लिए दीवार बनोगे। सिद्धू ने आर्यन की तरफ देखा, जो मुंह खोले खड़ा था। आर्यन, सवारी करोगे? सिद्धू ने टैंक की तरफ इशारा किया। इस पर बैठ जाओ। यह तुम्हें और बाकी लोगों को सुरक्षित रखेगा। आर्यन ने कांपते हुए कहा, भाई, तुमने भालू को पालतू बना लिया, वो भी मरने के बाद। सिद्धू, अभी तो शुरुआत है। सिद्धू ने जंगल के गहरे हिस्से की तरफ देखा। वहां उसे कुछ और महसूस हो रहा था। भालू तो बस पहरेदार थे। असली खतरा बर्फ के कबीले, आइस एल्व्स, आगे इंतजार कर रहे थे। तैयार हो जाओ, सिद्धू ने अपनी सेना को बुलाया। उसके पीछे दक्ष, नया बना टैंक और 30 छाया सैनिक प्रकट हो गए। आज हम इस जंगल का राजा बदलते हैं। वे जंगल में आगे बढ़ रहे थे। टैंक के ऊपर आर्यन और कुछ घायल हंटर्स बैठे थे। सिद्धू और दक्ष आगे चल रहे थे। अचानक सन्न हवा चीरती हुई एक आवाज आई। एक सफेद तीर, आइस एरो, जो लगभग अदृश्य था, सीधा सिद्धू की आंख की तरफ आया। एस रैंक की रफ्तार से भी तेज। लेकिन सिद्धू ने हाथ भी नहीं उठाया। दक्ष ने बिजली की गति से अपनी तलवार घुमाई और तीर को हवा में काट दिया। छिपकर वार करना। सिद्धू ने ऊंचे पेड़ की टहनी की तरफ देखा। मेहमानवाजी का अच्छा तरीका नहीं है। पेड़ों के ऊपर से हंसी की आवाज आई। खिक खिक खिक। सफेद चमड़ी, नुकीले कान और चांदी जैसे बालों वाले जीव पेड़ों से नीचे उतरे। आइस एल्व्स। इनकी कमानों, बोझ पर जादू चमक रहा था। उनका लीडर बारुका एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। उसके हाथ में 2 खंजर थे। इंसान, तुम में मौत की गंध है, बरुका ने सिद्धू को घूरते हुए कहा। लेकिन तुम मेरी प्रजा को अपने काले जादू से नचा रहे हो। बरुका ने नीचे आर्यन और बाकी डरे हुए इंसानों को देखा। उन्हें मार डालो, बरुका ने आदेश दिया। मांस ताजा होना चाहिए। दर्जनों एल्व्स ने एक साथ तीर छोड़ दिए। तीरों की बारिश हो गई। सिद्धू ने अपनी जैकेट के बटन खोले। टैंक, उनकी रक्षा करो।